आदरणीय और आदरणीय, अगर ट्रंप को ग्रीनलैंड का चस्का ना लगता तो क्या इंडिया ईयू एफटीए डील हो पाती? ये जो मदर ऑफ ऑल डील्स है, इस पर 2007 से बात चल रही थी भारत और यूरोपियन देशों के बीच में। हाँ, 2013 से 2022 तक इस पर बातचीत ढीली पड़ गई थी, लेकिन जिस यूरोप को भारत को गरियाने से थकान नहीं होती थी भारत के रूस से तेल खरीदने पर, जब उसी यूरोप पर ट्रंप का काला साया मंडराया और ट्रंप ने बदनीयत से ग्रीनलैंड पर नजर डाली, तो फिर यूरोप ने भी कहा एक बार और भारत चलते हैं, लेकिन इस बार कब्जा करने नहीं बल्कि अपने स्वयं के वजूद के लिए। यूरोप चीन को खतरा मानता है और अमेरिका को मनमौजी, तो वहीं भारत में उसे चीन जितना बड़ा बाजार भी नजर आता है और अमेरिका जैसा लोकतंत्र भी। हाँ, वो बात अलग है कि अमेरिका अभी बहुत हद तक एक तानाशाह मुल्क की तरह व्यवहार कर रहा है बाकी देशों के साथ में। अब जब चमड़ा, विस्की और गाड़ियां सस्ते दामों पर भारतीयों को मिलेंगी, तो वो क्यों अमेरिकी उत्पादों को खरीदने के बारे में भी सोचेगा, जिन पर भारत के बदले में भारत ने टैरिफ लगाए हुए हैं। हाँ ठीक है, हमारे सामान पर अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया है, तो अब भारत के पास भी 45 करोड़ का बाजार है, जो अमेरिका के मुकाबले ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा विविधताओं से भी भरा हुआ है। हाँ, एक अमेरिकी की खरीदने की क्षमता एक यूरोपियन से ज़्यादा ज़रूर होती है, लेकिन वो बस समय की बात है। जैसे किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा समय भी आएगा कि यूरोपियन यूनियन पूर्व की तरफ रुख करेगा, जो अमेरिका के इशारों पर पहले चलता था। कम से कम अब ट्रंप बाबू व्यापार और बाजार को हथियार बनाकर ना यूरोप को दबा सकते हैं और ना भारत को सता सकते हैं, क्योंकि ईयू और भारत के पास अब एक दूसरे का साथ है। अब भारत को ग्लोबल साउथ के दादा के रूप में देखा जाएगा, जो विकासशील देशों को यूरोप के विकसित देशों के साथ जोड़ने का काम करेगा। जहां भारत हथियार खरीदता था फ्रांस जैसे देशों से, वहीं अब वो यूरोप के साथ मिलकर रक्षा से जुड़ी तकनीकों पर काम करेगा। इसके अलावा भारत के सामने यूरोप की एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर जैसी तकनीकों का रास्ता भी खुलेगा। चीन की उत्पादन क्षमता पर भारत ही नहीं बल्कि यूरोप भी निर्भर कर रहा है, लेकिन इस डील के बाद दोनों को यकीन है कि चीन जैसे देश पर दोनों की निर्भरता कम होगी। और ये भारत के लिए इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि हाल फिलहाल में रूस का झुकाव चीन की तरफ बहुत बढ़ा है, तो भारत को भी चाहिए कि सिर्फ रूस पर अपनी रक्षा संबंधी ज़रूरतों के लिए निर्भर ना रहे। वहीं यूरोप के फ्रांस को चाहे राफेल भेजने हो या जर्मनी को अपनी बीएमडब्ल्यू बेचनी हो, यूरोप ने इस डील से अमेरिका को बता दिया है कि भाई ट्रंप, हमारे चाहने वाले भारत में भी हैं, धमकियों से अब काम चलने नहीं वाला। अब चाहे यूरोप को ईवी बैटरियां बनानी हो या विंड टर्बाइन्स, उसे चीन पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, यूरोप का 2050 को लेकर एक लक्ष्य भी है कि वो पूरी तरह ग्रीन एनर्जी पर निर्भर हो, और इसके लिए भारत की ग्रीन हाइड्रोजन उसके लिए बहुत अहम है, जिसका रास्ता भी इस डील से खुलेगा। यूरोपियन देशों की एक समस्या ये भी है कि उनके पास काम करने वाले लोग नहीं हैं। कार्यशील आबादी घट रही है, और फिर चाहे ब्लू कॉलर जॉब्स हों या वाइट कॉलर जॉब्स, भारतीयों के लिए यूरोप में काम करना आसान होने वाला है। वहीं ट्रंप अंकल बार बार जो आंखें दिखा रहे थे भारतीय इंजीनियरों को और भारतीय टेकीस को, अब उनके पास उतना ही अच्छा विकल्प होगा यूरोप में काम करने का। भाई, एक बात तय है कि अगर दो खंबे हैं दुनिया के, यानी अमेरिका और चीन, तो तीसरा खंबा इन दोनों के बराबर है, अकेला। क्योंकि चाहे अमेरिका हो या चीन, दोनों विस्तारवाद और मनमानी के आचरण से लबरेज हैं, और इस डील ने दोनों के पेट में दर्द किया हुआ है। रूस क्या सोचता होगा इस डील से, ये सोचने वाली बात है, लेकिन एक बात तो तय है कि भारत पर रूस से तेल ना खरीदने का दबाव खत्म होने वाला है, क्योंकि जो भाषा यूरोप अभी तक बोलता था वो असल में अमेरिका की भाषा थी, जो कि नाटो का भी सदस्य है। और रूस को भी नाटो से कोई बहुत समस्या नहीं है, ऐसा लगता है। रूस की समस्या है अमेरिका, जो कि नाटो का सदस्य है। और शायद इसीलिए ट्रंप के हाल फिलहाल के ग्रीनलैंड को लेकर जुनून को देखकर रूस को ना डर लगा ना गुस्सा आया, बल्कि रूस ने खुशी जाहिर की, शायद इस उम्मीद में कि ये नाटो के अंत की शुरुआत हो। आपसे मुलाकात पुनः होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
ऐसे ही ना जाइए। नमस्कार।